आज हम भारत के उस हिस्से की कहानी में उतरेंगे जो जो इस देश का दिल है, इसकी नींव है, प्रायद्वीप या पठार। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ भूगोल की किताबें नहीं है, बल्कि ये इस प्राचीन जमीन की एक तरह से आत्मकथा है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि इस जमीन ने, जो भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर हिस्सा है, कैसे हमारे देश के आज को और कल को गढ़ा है। सही बात है। तो चलिए इस कहानी को इसकी शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ चट्टानों और पहाड़ों का मतलब कोई लेखा जोखा नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे करोड़ों साल पहले हुए भूवैज्ञानिक नाटक ने भारत के नक्शे, इसकी नदियों के रास्ते, इसकी दौलत, हाँ, इसकी जमीनी दौलत और यहाँ तक कि उत्तर और दक्षिण के बीच की जो सांस्कृतिक पहचान की लकीरें हैं वो भी तय कर दी। वाह! तो इस कहानी का पहला अध्याय वो कहाँ से शुरू होता है? स्रोत बताते हैं कि ये एक टेबल लैंड या मेज की शक्ल की जमीन है। इसे दिमाग में कैसे सोचें? क्या ये एक सपाट मैदान जैसा है? मेज की शक्ल वाला आइडिया बिल्कुल सही है। इसे ऐसे समझिए कि ये कोई नुकीला पहाड़ नहीं है, अच्छा, बल्कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आसपास के मैदानी इलाकों से अचानक ऊपर उठ जाता है। ओके। और फिर ऊपर से काफी हद तक सपाट या लहरदार है। ये पुरानी सख्त क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। मतलब बहुत मजबूत चट्टानें। हाँ, ये वो चट्टानें हैं जो धरती की आग और दबाव में तपी हैं, इसीलिए बहुत मजबूत हैं। इसकी औसत ऊंचाई भी 600 से 900 मीटर के बीच है। और ये फैला कहाँ तक है? इसका आकार कितना बड़ा है? ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है, करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 लाख? हाँ, मतलब इसमें कई देश समा जाए। और इसकी सरहदें भी कुदरत ने ही बनाई हैं? जैसे उत्तर पश्चिम में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां हैं। तो चारों कोनों पर एक तरह की बाउंड्री है। बिल्कुल, ये चारों कोने मिलकर इसके विशाल आकार का एहसास कराते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इसका रिश्ता गोंडवाना लैंड से जुड़ा जाता है। हाँ, ये सुनने में किसी फैंटेसी नॉवेल की दुनिया जैसा लगता है। और ये असलियत में किसी फैंटेसी से कम नहीं है। गोंडवाना लैंड एक विशाल महाद्वीप था। सुपर कॉन्टिनेंट। हाँ, एक सुपर कॉन्टिनेंट। आज से करोड़ों साल पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एंटार्क्टिका, ये सब एक ही जमीन के टुकड़े थे, एक साथ जुड़े हुए। एक साथ। जब ये महाद्वीप टूटा तो भारतीय प्लेट अलग होकर उत्तर की तरफ तैरने लगी। अच्छा। आज का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का दिल है जो सफर पर निकल पड़ा था। वाह! इसीलिए इसे शील्ड कहते हैं। ये धरती की सबसे पुरानी, सबसे मजबूत और सबसे स्थिर जमीनों में से एक है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि भारत का ये हिस्सा कभी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब तो ये हुआ कि पठार की चट्टानों में हमें उन महाद्वीपों से जुड़ी भूवैज्ञानिक समानताएं भी मिल सकती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो भूविज्ञान का जादू है। अच्छा। हमें इन सभी महाद्वीपों के किनारों पर एक जैसी चट्टानें, एक जैसे खनिज और जीवाश्म मिलते हैं, जो इस बात का पक्का सबूत हैं कि ये सब कभी एक ही परिवार का हिस्सा थे। और इस पठार की स्थिरता का राज भी यही है। ये करोड़ों सालों से इतना कुछ झेल चुका है कि अब इसमें ज्यादा हलचल नहीं होती। तो इस लंबे सफर के दौरान जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी तब क्या हुआ? स्रोत में दक्कन ट्रैप का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, विस्फोटक अध्याय है। हाँ। जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी तो वो रास्ते में एक रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी। रियूनियन हॉटस्पॉट? हाँ, इसे आप एक तरह का भूवैज्ञानिक गैस स्टोव समझ सकते हैं। अच्छा। जहां धरती के अंदर से जबरदस्त गर्मी और लावा बाहर निकल रहा था। इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरते हुए जमीन में दरारें पड़ गईं और लाखों सालों तक लावा उबल उबल कर फैलता रहा। वाह! तो ये एक तरह का ज्वालामुखी विस्फोट था, लेकिन किसी एक पहाड़ से नहीं, बल्कि पूरी जमीन से। बिल्कुल, ये कोई एक ज्वालामुखी नहीं था, बल्कि दरारों से निकलने वाले लावा की बाढ़ थी। लावा की बाढ़? हाँ, और ये लावा परत दर परत जमता गया, जिससे एक सीढ़ी जैसी आकृति बन गई। अच्छा। इसी सीढ़ी को स्वीडिश भाषा में ट्रैप कहते हैं और इसी से इसका नाम दक्कन ट्रैप पड़ा। तो ये है दक्कन ट्रैप की कहानी। बिल्कुल,
और बाद भी इसी लावा के टूटने और अपक्षय से वो मशहूर काली मिट्टी बनी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। दुनिया भर में जानी जाती है। तो अगली बार जब कोई कपास से बनी चीज देखे तो याद कर सकता है कि उसका रिश्ता करोड़ों साल पुराने उस लावा से है। मतलब ये पठार सिर्फ एक पुरानी सपाट जमीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर तो दुनिया के कुछ सबसे पुराने पहाड़ भी हैं। जिसे अरावली, जिसे अवशिष्ट पर्वत कहा गया है। ये क्या होता है? सोचिए, अरावली ये कभी आज के हिमालय की तरह जवान, ऊंचे और ताकतवर थे। सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन करोड़ों सालों की बारिश, हवा और धूप ने एक मूर्तिकार की तरह इसे धीरे धीरे तराशा है, घिस दिया है। अच्छा। आज जो हम देखते हैं वो उस विशाल पर्वत का बचा हुआ अनुभवी अवशेष है। इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक एक टूटी फूटी श्रृंखला के रूप में फैला है। और इसका सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे जरूरी काम ये करता है कि ये थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकता है। एक दीवार की तरह? हाँ, एक दीवार की तरह। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर वो माउंट आबू पर है। और विंध्य सतपुड़ा के बारे में क्या कहा जाता है? उन्हें अक्सर भारत का विभाजक माना जाता है। क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक लाइन है या इसका कोई और मतलब भी है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमा है। अच्छा। विंध्य श्रेणी को पारंपरिक तौर पर उत्तर भारत के आर्य संस्कृति वाले मैदानों और दक्षिण के द्रविड़ संस्कृति वाले पठार के बीच एक विभाजक के रूप में देखा गया है। और ये लाल बलुआ पत्थर के लिए भी मशहूर है, जिससे दिल्ली का लाल किला और सांची के स्तूप जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं। एक मिनट, मुझे हमेशा लगता था कि सारे बड़े पहाड़ टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनते हैं, जैसे हिमालय बना। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन यहाँ सतपुड़ा को एक ब्लॉक पर्वत बताया गया है। ये तो बिल्कुल अलग प्रक्रिया लगती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। सतपुड़ा की कहानी अलग है। ये तब बनता है जब जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह पर रहा, जबकि उसके दोनों तरफ की जमीन धंस गई। धंस गई मतलब नीचे चली गई? हाँ, नीचे चली गई। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है और दक्षिण में तापी नदी की। ओके। तो सतपुड़ा एक तरह से एक भूवैज्ञानिक द्वीप बन गया, जिसके दोनों तरफ घाटियों का समुद्र है। वाह। और इसने मध्य भारत का पूरा पानी का सिस्टम तय कर दिया। ये नर्मदा और तापी के लिए जल विभाजक का काम करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी के पास है। तो इन पहाड़ों और पठार के झुकाव का नदियों के बहाव पर क्या असर होता है? हमने पढ़ा है कि ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की तरफ बहती हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह है पठार का हल्का सा झुकाव। हाँ, करोड़ों सालों में ये पठार पश्चिम में थोड़ा ऊपर उठ गया और पूरब की तरफ झुक गया। अच्छा। इसी ढलान की वजह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां पठार के पश्चिमी सिरे यानी पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की तरफ एक लंबा सफर तय करती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। बिल्कुल। पश्चिमी घाट यहाँ एक महान जल विभाजक का काम करता है। और इन नदियों और हिमालय की नदियों में एक बड़ा फर्क भी है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी फर्क है। हिमालय की नदियां ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी की वजह से साल भर भरी रहती हैं। लेकिन पठार की नदियां पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं। अच्छा, तो ये मौसमी होती है। हाँ, गर्मियों में इनका पानी बहुत कम हो जाता है। इनकी घाटियां भी ज्यादा चौड़ी और उथली होती हैं, क्योंकि ये नदियां हिमालय की नदियों की तरह जवान और तेज तरार नहीं, बल्कि अपनी प्रौढ़ अवस्था में है। बिल्कुल, अपनी जिंदगी की शांत प्रौढ़ अवस्था में। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए पठार सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसके खनिज। इसे खनिजों का अजायब घर कहना क्या बढ़ा चढ़ा कर बोलना है? नहीं, ये बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर बोलना नहीं है, ये सच है। अच्छा। भारत के लगभग सारे खनिज संसाधन इसी प्राचीन पठार की गोद में छिपे हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका है। बताइए। पठार की चट्टानें मतलब आग्नेय और रूपांतरित, ये धरती के अंदर की आग और दबाव से बनी है। ये मूल चट्टानें हैं, इसीलिए खनिजों से भरी हैं। वहीं हिमालय की चट्टानें तलछटी हैं, वो समुद्र के नीचे जमा हुई मिट्टी और गाद से बनी है। अच्छा, तो एक का आधार आग है, दूसरे का पानी। बिल्कुल, ये आग से बनी चट्टानें ही इस खजाने का राज है। तो ये खजाना कहाँ कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर भी कहते हैं। हाँ, सुना है। वो लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अब्रक का भंडार है। कर्नाटक के पठार में कोलार की मशहूर सोने की खदानें और कुदरे मुख का लोहा है। और सबसे अहम बात, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। 98%? हाँ, यही वजह है
कि जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे भारत के सारे बड़े स्टील प्लांट्स इसी इलाके में हैं। क्योंकि कच्चा माल वहीं मिल जाता है। बिल्कुल, लोहा और कोयला दोनों वहीं हैं। तो इस पठार ने न सिर्फ भारत को एक स्थिर जमीन दी, बल्कि औद्योगिक क्रांति की नींव भी यहीं रखी गई। सही बात है। खेती के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये जमीन सिर्फ कारखानों के लिए है? बिल्कुल नहीं, यहाँ की मिट्टी में भी बहुत विविधता है। जैसे हमने बात की दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी कपास और गन्ने के लिए एक वरदान है। हाँ, एक वरदान है। पठार के बाकी हिस्सों में लाल पीली मिट्टी मिलती है, जो कम पानी में होने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, दालें और दालों के लिए बहुत अच्छी है। और पश्चिमी घाट के ज्यादा बारिश वाले ढलानों पर लैटेराइट मिट्टी बनती है, जो मसालों, चाय, कॉफी और काजू के बागानों के लिए सबसे बेहतरीन है। मतलब ये पठार हमारी थाली और हमारे कारखाने दोनों को चलाता है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल। पठार की एक सीधी तुलना की गई है जो इन दोनों के चरित्र को समझने में बहुत मदद करती है। मुख्य अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है उम्र और स्वभाव का। उम्र और स्वभाव। हाँ, हिमालय एक बेचैन नौजवान है, नया, वलित और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर। ये आज भी ऊंचा हो रहा है और यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं पठार एक शांत, अनुभवी बुजुर्ग है, प्राचीन, कठोर और बेहद स्थिर। यहाँ भूकंपीय हलचल ना के बराबर होती है। ये बहुत दिलचस्प तुलना है। और दूसरा बड़ा अंतर इनकी पैदाइश का है। हिमालय तलछटी चट्टानों से बना है, जो कभी थिथिस सागर की तलहटी में थी, जबकि पठार वो धरती के गर्भ से निकली आग्नेय चट्टानों का बना है। बिल्कुल सही। एक और दिलचस्प बात जो मुझे पता चली, वो मेघालय के पठार के बारे में है। मुझे हमेशा लगता था कि वो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। पर ऐसा नहीं है। नहीं, मेघालय का पठार, जिसे शिलोंग पठार भी कहते हैं, असल में इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है जो पूरब की तरफ बढ़ा हुआ था। तो वो अलग कैसे हो गया? समय के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने साथ लाई मिट्टी से बीच की जमीन को पाट दिया, जिससे मालदा गैप नाम की एक घाटी बन गई। अच्छा, एक गैप बन गया। हाँ, इस गैप ने मेघालय के पठार को मुख्य पठार से भौतिक रूप से अलग कर दिया है, लेकिन अंदर से भूवैज्ञानिक तौर पर वो आज भी उसी पुराने गोंडवाना परिवार का हिस्सा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में भी एक कंफ्यूजन दूर हुआ। वो नीलगिरी में नहीं है। नहीं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, लेकिन वो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची नहीं है। तो वो कौन सी है? ये खिताब अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित अनामुड़ी को जाता है, जो 2695 मीटर ऊंची है। और नीलगिरी की खासियत क्या है फिर? नीलगिरी की खासियत ये है कि ये वो जगह है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं। एक तरह का भौगोलिक संगम। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये प्रायद्वीपीय पठार सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत की भूवैज्ञानिक आत्मा है। इसका प्राचीन आधार, इसके खनिजों का खजाना और इसकी बनावट ही ये फैसला करती है कि हमारी नदियां किधर बहेंगी, खेतों में क्या उगेगा और देश के बड़े उद्योग कहाँ लगेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारतीय उपमहाद्वीप का भूवैज्ञानिक लंगर है। लंगर। हाँ, इसकी स्थिरता के बिना भारत का नक्शा कुछ और होता। इसने हिमालय के निर्माण के समय भी एक दीवार का काम किया, जिससे टकराकर हिमालय को आज की ऊंचाई मिली। अच्छा। ये एक खामोश बुनियाद है जिस पर आज का गतिशील भारत खड़ा है। जाते जाते एक ख्याल आता है, हमने बात की कि अरावली जैसे पहाड़ आज अपनी पुरानी ऊंचाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये खामोश प्राचीन पहाड़ बोल पाते तो वे अपने करोड़ों साल के सफर के बारे में क्या कहानियां सुनाते। बहुत गहरा सवाल है। उस दौर के बारे में जब वे शायद आज के युवा हिमालय को टक्कर देते थे, और फिर कैसे हवा और पानी की अनगिनत थपेड़ों ने उन्हें आज का ये शांत और सौम्य रूप दिया। प्रश्न 1 सुनोरिया। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? विकल्प हैं ए अंगारा लैंड, बी गोंडवाना लैंड, सी टेथिस सागर या डी यूरेशियन प्लेट। मुझे लगता है अमन, इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर भूभाग है। दरअसल करोड़ों साल पहले पूरी धरती पर एक ही महाद्वीप था, पैंजिया।
और जब पैंजिया टूटा तो उत्तर में बना अंगारा लैंड और दक्षिण में बना गोंडवाना लैंड। और भारत का यही प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो बाद में अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। तो फिर भारत अंगारा लैंड का हिस्सा रहा होगा? नहीं अमन, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अंगारा लैंड में तो यूरोप एशिया के हिस्से थे। और इसी टूटने खिसकने की प्रक्रिया में दक्कन ट्रैप बने और बाद में हिमालय की उत्पत्ति हुई। भारत का सबसे पुराना हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार। ये किस सुपर कॉन्टिनेंट का भाग था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना में और कौन-कौन से देश थे? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। ये भूभाग कैसा है? स्थिर और कठोर, स्टेबल ब्लॉक। प्रश्न 2, सुनोरिया। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति यानी शेप कैसी है? विकल्प हैं ए गोलाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी अर्धचंद्राकार। इसका सही उत्तर है त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी। करेक्ट। नक्शे पर देखने पर प्रायद्वीपीय पठार उल्टे त्रिभुज जैसा दिखाई देता है। इसका चौड़ा आधार उत्तर की ओर है, दिल्ली से राजमहल पहाड़ियों तक। और इसका संकरा शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन की ओर है। और इसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर होगी। नहीं रिया, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी सीमाएं भी याद रखो। उत्तर पश्चिम में अरावली, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां। पठार का आकार त्रिभुजाकार। इसका आधार किस ओर है? उत्तर में। इसका शीर्ष कहाँ है? दक्षिण कन्याकुमारी। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। प्रश्न 3, सुनो। कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होते हुए भी मुख्य भूभाग से अलग दिखाई देता है? विकल्प हैं ए मालवा, बी मेघालय, सी छोटा नागपुर या डी बघेलखंड। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सही उत्तर है मेघालय का पठार, ऑप्शन बी। बिल्कुल, अक्सर लोग मेघालय को हिमालय का हिस्सा समझ लेते हैं। लेकिन भूवैज्ञानिक रूप से मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है। ये मुख्य पठार से अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके बीच है मालदा गैप, जिसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। ये गैप हिमालय के कारण बना था? नहीं अमन, ये एक भ्रंश के कारण बना, जिसे बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र ने जलोढ़ मिट्टी से भर दिया। और याद रखो, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां इसी मेघालय पठार पर स्थित हैं। मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अलग क्यों दिखता है? मालदा गैप के कारण। गैप किन पहाड़ियों के बीच है? राजमहल और गारो। गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय पठार पर। अब पर्वतों से जुड़ा सवाल। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो आज अवशिष्ट पर्वत बन चुकी है, वो कौन सी है? विकल्प है ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी अरावली या डी नीलगिरी। इसका सही उत्तर है अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी। करेक्ट। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल की है, यानी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक। लाखों वर्षों के अपरदन से ये घिस पिटकर छोटी हो गई, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। शायद इसकी सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी है। नहीं अमन, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर, जो माउंट आबू में स्थित है। और इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली यानी रायसीना हिल्स तक है। सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली। आज इसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कहाँ तक फैली है? गुजरात से दिल्ली। प्रश्न 5, सुनोरिया। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है? विकल्प हैं ए विंध्य श्रेणी, बी सतपुड़ा श्रेणी, सी अजंता श्रेणी या डी मैकाल श्रेणी। इसका सही उत्तर है अमन, सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। और खास बात यह है कि ये दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है। इसके उत्तर में बहती है नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी नदी। इसीलिए सतपुड़ा इन दोनों नदियों को अलग करने वाला जल विभाजक बन जाता है। तो क्रम होगा सतपुड़ा, नर्मदा, विंध्य? नहीं अमन, सही क्रम उत्तर से दक्षिण है, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी। सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। इसके उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा। इसके दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़, पंचमढ़ी।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक कौन सी है? विकल्प हैं ए डोड्डा बेट्टा, बी अन्नाईमुड़ी, सी महेंद्रगिरी या डी कलसुबाई। अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी। एब्सोल्युटली करेक्ट। अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर्स। ये सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये स्थित है केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों के अंदर। डोडा बेट्टा इससे ऊंची होगी शायद। नहीं रिया, नहीं। डोड्डा बेट्टा 2637 मीटर्स है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट? अन्नाईमुड़ी। ये किस पहाड़ी श्रेणी में है? अन्नामलाई। इसकी ऊंचाई? 2695 मीटर्स। दूसरे नंबर की चोटी? डोड्डा बेट्टा नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? विकल्प हैं ए इलायची पहाड़ियाँ, बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ या डी पलानी पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट की गांठ हैं। ये स्थान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों के संगम पर स्थित है और इसे ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है शायद। नहीं रिया, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेट्टा। और यहीं पर स्थित है प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी, जैसे उद्गम मंडलम भी कहते हैं। और यहाँ की प्रमुख जनजाति है टोडा जनजाति। घाटों का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियाँ, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी, प्रमुख जनजाति टोडा जनजाति। अब ज्वालामुखी से जुड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से हुआ? विकल्प हैं ए वलन, बी दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन, सी प्रवाल भित्ति जमाव या डी नदी निक्षेपण। इसका सही उत्तर है दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन, ऑप्शन बी। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये घटना हुई थी क्रिटेशियस काल में लगभग 60 to 65 मिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी की सतह में दरारें पड़ी जिनसे बेसाल्टिक लावा धीरे धीरे बाहर निकला और ये लावा सीढ़ीनुमा परतों में जम गया। इसीलिए इसे कहते हैं दक्कन ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल होता है ना? नहीं अमन, ट्रैप एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है सीढ़ियां यानी कि स्टेप्स। दक्कन ट्रैप किससे बना? ज्वालामुखी लावा से। लावा कैसा था? बेसाल्टिक यानी पतला। इसकी आकृति? सीढ़ीनुमा। ये किस काल में बना? क्रिटेशियस काल में। प्रश्न 9 सुनो रिया, दक्कन के पठार में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है और वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प हैं जलोढ़ मृदा धान, लाल मृदा बाजरा, काली मृदा कपास, लैटेराइट मृदा चाय। इसका सही उत्तर है अमन काली मृदा कपास, ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली करेक्ट। दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये मिट्टी बनी है दक्कन ट्रैप की बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने यानी अपक्षय से। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये नमी को बहुत समय तक रोक कर रखती है। इसीलिए ये धान की खेती के लिए सबसे अच्छी है। नहीं अमन, ये मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, इसीलिए इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। बेसाल्ट चट्टान टूटने से क्या बनता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगुर मिट्टी। ये किस फसल का सोना है? कपास। ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र और गुजरात। अब नदियों से जुड़ा सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालयी नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं? विकल्प हैं वे बारहमासी होती हैं, वे वर्षा आधारित होती हैं, वे बहुत अधिक विसर्प बनाती हैं, वे बहुत ऊंचाई से नहीं गिरती। इसका सही उत्तर है अमन वे वर्षा आधारित यानी सीजनल होती हैं, ऑप्शन बी। करेक्ट। प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह मॉनसून की वर्षा पर निर्भर होती हैं, जबकि हिमालयी नदियां ग्लेशियर यानी बर्फ के पिघलने से साल भर पानी से भरी रहती हैं। इसीलिए गर्मियों में प्रायद्वीपीय नदियां सूख जाती हैं या जलस्तर बहुत कम हो जाता है। इनकी घाटियां गहरी और संकरी होती होंगी। नहीं रिया, ये नदियां पुरानी यानी ओल्ड स्टेज हैं, इसलिए इनकी घाटियां चौड़ी और उथली होती हैं। पठारी नदियों का स्रोत? वर्षा का पानी। क्या ये साल भर बहती है? नहीं, मौसमी है। इनकी घाटियां कैसी होती हैं? चौड़ी और उथली। हिमालयी नदियों से मुख्य अंतर? ग्लेशियर का न होना। प्रश्न 11 सुनो, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और तापी डेल्टा क्यों नहीं बनाती? विकल्प है ए उनमें पानी की कमी है, बी
वे कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं और ज्वार नदमुख बनाती हैं। सी, वे बहुत धीमी गति से बहती हैं। डी, अरब सागर बहुत उथला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज में कठोर चट्टानों के बीच से बहती हैं। इसी कारण ये नदियां अपने साथ बहुत कम गाद लाती हैं। और जब गाद ही नहीं होगी तो मुहाने पर मिट्टी जमा कैसे होगी? इसलिए ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि सीधे समुद्र में मिलकर एस्चुरी बनाती हैं। मतलब डेल्टा और एस्चुरी एक ही होते हैं? नहीं अमन, डेल्टा में गाद का जमाव होता है और एस्चुरी में नदी सीधे समुद्र में मिल जाती है। पश्चिम की नदियां क्या नहीं बनाती? डेल्टा। फिर क्या बनाती हैं? एस्चुरी। ऐसा क्यों? गाद की कमी के कारण। ये कहाँ से बहती हैं? कठोर भ्रंश घाटियों से। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिजों का हृदय स्थल या भारत का रूर यानी रूर ऑफ इंडिया कहलाता है? विकल्प हैं मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मैसूर का पठार। इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली करेक्ट। छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे खनिज समृद्ध क्षेत्र है। ये क्षेत्र मुख्यतः फैला है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में। यहाँ मिलते हैं लोहा, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम। जर्मनी के रूर क्षेत्र की तरह कोयला और खनिज संपन्न होने के कारण इसे कहा जाता है भारत का रूर। भारत का खनिज भंडार? छोटा नागपुर पठार। किस विदेशी क्षेत्र से तुलना? रूर जर्मनी से। यहाँ मुख्य खनिज? कोयला और लोहा। ये किन राज्य में फैला है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 13 सुनोरिया, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं नीलगिरी, सह्याद्री, अन्नामलाई, कार्डेमम। इसका सही उत्तर है अमन, सह्याद्री, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये एक सतत पर्वत श्रृंखला है जिसे पार करने के लिए केवल दर्रों का ही उपयोग होता है। और एनवायरनमेंट के लिहाज से ये बहुत स्पेशल है। हाँ, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और एक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम? सह्याद्री। ये नाम किन राज्यों में प्रचलित है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये श्रृंखला कैसी है? सतत। पर्यावरणीय महत्व? जैव विविधता हॉटस्पॉट। प्रश्न 14 सुनोरिया, मुंबई से नासिक जाने के लिए पश्चिमी घाट का कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? विकल्प हैं पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, सेनकोट्टा दर्रा। इसका सही उत्तर है अमन, थाल घाट, ऑप्शन सी। करेक्ट। थाल घाट को कसारा घाट भी कहते हैं। ये दर्रा मुंबई को नासिक और आगे कोलकाता रूट से जोड़ता है। तो भोर घाट मुंबई से नासिक जोड़ता है? नहीं अमन, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पाल घाट? पाल घाट केरल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। मुंबई से नासिक? थाल घाट। मुंबई से पुणे? भोर घाट। केरल से तमिलनाडु? पाल घाट। ये दर्रे कहाँ है? पश्चिमी घाट, सह्याद्री। प्रश्न 15 सुनोरिया, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कैसे अलग हैं? विकल्प हैं वे अधिक ऊंचे हैं, वे सतत हैं, वे कटे फटे और असंतुलित हैं, वे ज्वालामुखी क्रिया से बने हैं। सही उत्तर है कटे फटे और असंतुलित, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट एक दीवार की तरह लगातार हैं। लेकिन पूर्वी घाट बहुत काटे गए हैं। और इन्हें काटा किसने? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने। तो ऊंचाई में पूर्वी घाट ज्यादा होंगे? नहीं, पश्चिमी घाट ऊंचाई में पूर्वी घाट से बड़े हैं। क्या पूर्वी घाट सतत हैं? नहीं, कटे फटे हैं। इन्हें किसने काटा? बड़ी नदियों ने। ऊंचाई में कौन बड़ा है? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी? महेंद्रगिरी या जिंदगढ़ा। प्रश्न 16 सुनोरिया, प्रायद्वीपीय पठार की ढलान सामान्यतः किस दिशा में है? विकल्प हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी। एग्जैक्टली। प्रायद्वीपीय पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर ढलान लिए हुए है। इसीलिए भारत की अधिकांश बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। और अंत में कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। पठार किस ओर झुका है? पूर्व की ओर। ऊंचा भाग? पश्चिमी भाग। इसका प्रमाण? नदियों का बहाव। नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी। प्रश्न 17 सुनोरिया, विंध्य श्रेणी किस प्रकार की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर। सही उत्तर है लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी।
करेक्ट, विंध्य श्रेणी में परतदार चट्टानों की प्रधानता है खासकर लाल बलुआ पत्थर की। और इसी पत्थर से बने हैं लाल किला, सांची का स्तूप, फतेहपुर सीकरी। और यही नहीं, पन्ना की हीरे की खदानें भी इसी विंध्यनग्रम में मिलती हैं। विंध्य से कौन सा पत्थर? लाल बलुआ पत्थर। इससे बने स्मारक? लाल किला, सांची। चट्टान का प्रकार? परतदार। और कीमती चीज? हीरे, पन्ना। प्रश्न 18 सुनोरिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? विकल्प है कर्नाटक, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन ए। एब्सोल्युटली करेक्ट। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है 455 मीटर। ये स्थित है शिमोगा जिला, कर्नाटक और वराही नदी पर। और जोग जलप्रपात केरल में है? नहीं अमन, जोग या गरसोपा जलप्रपात भी कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। कुंचिकल कहाँ है? कर्नाटक। किस नदी पर? वराही। दूसरा प्रसिद्ध झरना? जोग। वो किस नदी पर है? शरावती। प्रश्न 19 सुनोरिया, कर्नाटक के पठार का मलनाड क्षेत्र कैसा है? विकल्प है मैदानी और सूखा, पहाड़ी और वनाच्छादित, मरुस्थलीय, दलदलीय। सही उत्तर है पहाड़ी और वनाच्छादित, ऑप्शन बी। करेक्ट, कर्नाटक पठार 2 भागों में बटा है। मलनाड पश्चिमी घाट से लगा पहाड़ी और घने जंगलों वाला क्षेत्र। और मलनाड का मतलब ही है पहाड़ियों का देश। दूसरा भाग? मैदान पूर्व की ओर का कम ऊंचाई वाला रोलिंग प्लेन जैसा क्षेत्र। मलनाड का अर्थ? पहाड़ियों का देश। ये कहाँ है? पश्चिमी घाट के पास। भूगोल कैसा है? पहाड़ी और वनाच्छादित। दूसरा भाग? मैदान। आखिरी सवाल सुनोरिया, भू संचलन के प्रति प्रायद्वीपीय पठार की स्थिरता के बारे में क्या सत्य है? विकल्प है पूरी तरह भूकंप मुक्त, सामान्यतः स्थिर, पर अपवाद हैं, हिमालय से अधिक अस्थिर, यहाँ रोज ज्वालामुखी फटते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एग्जैक्टली, प्रायद्वीपीय पठार एक स्टेबल ब्लॉक माना जाता है। लेकिन ये पूरी तरह भूकंप मुक्त नहीं है। इसके बड़े उदाहरण हैं कोयना 1967, लातूर 1993। और कोयना भूकंप का एक कारण? रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी, यानी बांध में भरे पानी का दबाव। क्या पठार हमेशा शांत रहता है? ज्यादातर हाँ, पर हमेशा नहीं। क्या भूकंप आ सकते हैं? हाँ, अपवाद स्वरूप। बड़े उदाहरण? लातूर और कोयना। कोयना का कारण? बांध का पानी। अगर ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत रिवीजन आपके लिए एग्जाम चेंजर साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और SKM स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताओ, अब चाहिए फुल ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन या प्रीवियस ईयर MCQ सीरीज।